आज बात होगी ईस्ट इंडिया कंपनी की। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 में हुई। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति दी और इस अनुमति के साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी अपने व्यापार के लिए भारत और भारत के पास के जो देश थे जैसे कि इंडोनेशिया है, इन देशों में अपना व्यापार बढ़ाने के लिए आई। जैसा कि आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का प्राथमिक उद्देश्य व्यापार ही था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी जड़ें भारत में स्थापित की और भारतीय राजाओं को युद्ध के द्वारा, संधि के द्वारा, कूटनीति के द्वारा, विलय के द्वारा और मित्रता के द्वारा अपनी अधीन कर लिया और धीरे धीरे भारत के बड़े क्षेत्र पर उन्होंने अपना शासन स्थापित किया। जैसा कि आप जानते हैं कि प्लासी के युद्ध में उन्होंने बंगाल पर अधिकार किया और बंगाल में उन्होंने सिराजुद्दौला को युद्ध में पराजित करके बंगाल में अपनी सत्ता को स्थापित किया। 1764 में बक्सर के युद्ध में उन्होंने अवध के नवाब, दिल्ली के नवाब और बंगाल के नवाब तीनों की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया और अपनी शक्ति को स्थापित कर दिया। इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी जो पहले एक व्यापारिक कंपनी थी, एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरी और इस शक्ति के द्वारा ही उन्होंने भारत के बहुत बड़े भूभाग पर अपना शासन स्थापित किया। तो एग्ज़ाम के रिगार्डिंग यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं जो मैं आपको एक एक करके बताऊँगा। ठीक है, आप अपने हाथ में पेंसिल और कॉपी लेकर के बैठिए ताकि हर पॉइंट्स को आप बहुत आसानी से लिख सकें। ठीक, तो पहला पॉइंट्स आपको मैं डिफाइन कर देता हूँ कि 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपनी जड़ें जमाने में स्थापित हुई। जैसा कि आप जानते हैं कि प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक संस्था से राजनीतिक शक्ति में बदल गई थी और इस राजनीतिक शक्ति को स्थापित करने में जो पहला नाम आता है उसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ही पहला व्यक्ति है जिसने प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी को युद्ध में विजय दिलाई। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल में अंग्रेजी प्रमुख ड्रैग था। प्लासी के युद्ध में क्लाइव ने अपनी बुद्धि का पूरा प्रदर्शन किया। इसी वजह से प्लासी की विजय के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बना दिया। क्लाइव 2 बार बंगाल का गवर्नर बना, एक तो 1757 से 1760 तक और दूसरी बार जब वो आया तो 1765 से लेके 1767 तक। तो प्लासी के युद्ध के बाद क्लाइव ने अपनी शक्ति को धीरे धीरे कैसे बढ़ाया और किस तरीके से उसने अपने आप को मजबूत स्थिति में लाया, उसके कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो मैं आपको डिफाइन करूँगा। तो प्लासी के विजय के बाद क्लाइव ने बंगाल का गवर्नर बनकर और बक्सर की विजय के बाद उसे पूरी तरह से दोबारा जब गवर्नर बना के भेजा गया, इसमें उसने कुछ नए काम किए। जैसे कि दूसरी बार जब वो गवर्नर बनकर आया तो उसने कुछ नए इम्प्लीमेंट किए। पहला है दीवानी की प्राप्ति, दूसरा है व्यापार समिति का गठन, तीसरा है श्वेत विद्रोह, चौथा पॉइंट है द्वैत शासन और 5वां पॉइंट है क्लाइव के सम्मान के बारे में। जैसे कि बर्क महोदय ने क्लाइव को बड़ी बड़ी नींवें रखने वाला कहा है, तो दूसरी तरफ इतिहासकार पर्सिवल स्पेयर ने क्लाइव को भविष्य का अग्रदूत कहा है। क्लाइव ने इंग्लैंड में जाकर के 1774 में आत्महत्या कर ली थी, जिसकी वजह अंग्रेजी अदालत ने क्लाइव को इस बात के लिए दोषी ठहराया है कि आप में एक भारतीय नवाब को युद्ध में मारने का अधिकार किसने दिया, जबकि आप एक व्यापारिक कंपनी थे। एग्ज़ाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। ठीक, तो सबसे अब थोड़ा सा हम पीछे आ जाते हैं। दीवानी की प्राप्ति, जब बक्सर के युद्ध की सफलता के बाद, तो बक्सर का युद्ध कब हुआ है? 1764 में। बक्सर के युद्ध की सफलता के बाद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने 1765 में इलाहाबाद की संधि द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेज़ों को दे दी। ठीक है, दूसरी है व्यापार समिति। प्लासी और बक्सर के युद्ध में सफलता के बाद कंपनी के कर्मचारी ने उपहार और निजी व्यापार के लिए खूब धन बटोरा। क्लाइव ने इसे बंद कर दिया। श्वेत विद्रोह, क्लाइव ने बंगाल के सैनिकों को मिलने वाले दोहरे भत्ते बंद कर दिए और जनवरी 1766 से ये भत्ता केवल उन सैनिकों को प्राप्त होता था जो बंगाल और बिहार की सीमा के बाहर काम करते थे।
मुंगेर और इलाहाबाद स्थित श्वेत अधिकारियों ने इस आज्ञा पत्र का विरोध किया और इसे ही श्वेत पत्र या श्वेत विद्रोह कहा जाता है। ठीक। द्वैत शासन। क्लाइव ने बक्सर की युद्ध की सफलता के बाद 1765 में बंगाल में द्वैत शासन को लागू किया, जो 1772 तक चलता रहा, जिसे वॉरेन हेस्टिंग ने पूरी तरीके से समाप्त किया। ठीक। दूसरी तरफ अब हम देखते हैं कि क्लाइव पहली बार जब आया था 1757 से 1760 तक जो बंगाल का नवाब बना, तो उसके बाद पर्टिकुलर टाइम में कौन बना? वेंसीटाट। तो वेंसीटाट महोदय 1760 से लेकर 1765 तक बंगाल के गवर्नर रहे। उसके बाद जब क्लाइव दूसरी बार आए 1765 से 1767 तक, तो उसके बाद कौन बना गवर्नर? वेरेलॉस्ट 1767 से लेके 1769 तक रहा। उसके बाद कर्टियर 1769 से 1772 तक। उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग 1772 से 1774 तक। ये बंगाल का, यानी कि वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर था ओनली, और इसे ही बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, और वॉरेन हेस्टिंग्स ने ही बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त किया था। तो अब हम बात करेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में। पहले मैं आपको ब्रीफली ये बता देता हूँ कि बंगाल के कितने व्यक्ति गवर्नर जनरल बने। तो पहला नाम हम लिखेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स, दूसरा नाम लिखेंगे हम कॉर्नवालिस, तीसरा नाम लिखेंगे हम सर जॉन शोर, चौथा नाम लॉर्ड वेलेजली, पाँचवा सर जॉर्ज बार्लो, छठा लॉर्ड मिंटो, और सातवां है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, आठवां है चार्ल्स मेटकाफ, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड हार्डिंग। ठीक। लॉर्ड हार्डिंग के बाद है लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड हार्डिंग के बाद लॉर्ड डलहौजी, जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। उसके बाद अंतिम जो है लॉर्ड कैनिंग है, और लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 की क्रांति हुई, और इसी क्रांति की सफलता के बाद लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का पहला वायसराय बनाया गया था। तो पहले हम बंगाल के जो गवर्नर जनरल हैं उनके बारे में बात करेंगे, उनके कार्यों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कहलाया गया है, और इसने अपने टाइम पीरियड्स में जो बेसिक पॉइंट्स किए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहला पॉइंट है राजस्व बोर्ड का गठन। 1772 में हेस्टिंग्स ने राजस्व बोर्ड का गठन किया और खजाने को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता ले आया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसे लिख लेना। दूसरा पॉइंट है भूमि सुधार। वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में 5 वर्षीय और 1777 में 1 वर्षीय भूमि बंदोबस्त को लागू किया। तीसरा पॉइंट है न्यायिक सुधार। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की, और इसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा हिम्पे को बनाया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखना है। इसमें 3 अन्य न्यायाधीश भी शामिल किए गए, जिसमें चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट महोदय थे। इस प्रकार भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता वॉरेन हेस्टिंग्स को माना जाता है। ये लाइनें इंपॉर्टेंट लिख लेना। अगला पॉइंट है बनारस की संधि। इस संधि के तहत अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने 1774 में रोहिलखंड पर अधिकार कर लिया। अगला पॉइंट है फैज़ाबाद की संधि, जो 1775 में हुई। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया 1784, याद रखना है सभी को। 1784 में विलियम जोन्स ने कलकत्ता में इसकी स्थापना की, और पहली बार इस सोसाइटी से भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, जिसे विल्किंस महोदय ने किया। और एक राजनीतिक पॉइंट है नंद कुमार पर अभियोग 1775 में, जब नंद कुमार मुर्शिदाबाद का भूतपूर्व दीवान था, और वॉरेन हेस्टिंग्स पर नंद कुमार ने वॉरेन हेस्टिंग्स पर आरोप लगाया कि मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम ने अल्प वयस से नवाब मुबारकुद्दौला का संरक्षक बनने के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स ने 3.5 लाख रुपए घूस के लिए हैं। हेस्टिंग्स ने एलिजा हिम्पे की मदद से, जो कि कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे,
एलिजा इम्पे की मदद से जालसाजी के मुकदमे में नंद कुमार को फांसी पर लटका दिया। इस मुकदमे को न्यायिक हत्या की संज्ञा दी जाती है।